हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार.24/7 में और इस क्लास में जिसमें हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्लास दोस्तों प्रधान शिक्षक की है और प्रधान अध्यापक की। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से इस क्लास में जुड़ेंगे आप सभी, ठीक है, और अपनी तैयारी को एक शानदार मोड़ देंगे, जबरदस्त तैयारी करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं बहुत ही सुनहरा अवसर है, बहुत सारी सीटें हैं प्रधान शिक्षक के लिए। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सीमा गोंड जी, सुप्रभात, नमस्कार एंड वेलकम टू बिहार.24/7। मेरा नाम है कौशलेंद्र प्रताप सिंह और मैं उपस्थित हूं आपके लिए, आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला के साथ, ठीक है। अजीजा आजमी, निशा रानी जी, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार सभी अपने साथियों से बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग फटाफट ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर? चलिए तो देखते हैं आज के इस सेशन का पहला सवाल क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना को कब प्रस्तुत किया गया था? माउंटबेटन योजना की बात हो रही है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। 15 मार्च 1952, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 1956, सी ऑप्शन है 18 अगस्त 1947 या डी ऑप्शन है 3 जून 1947। अब माउंटबेटन योजना आप जानते हैं कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बने माउंटबेटन, और माउंटबेटन को भेजा गया कहीं ना कहीं भारत के जो आंतरिक मुद्दे चल रहे थे उस समय, पाकिस्तान की मांग चल रही थी और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की जो मांग चल रही थी उसको अच्छे से सुचारू रूप से बिल्कुल संपन्न कराने के लिए माउंटबेटन को भेजा गया था। और इन्होंने अपनी एक योजना प्रस्तुत की जिसके द्वारा भारत के दो टुकड़े हुए, पाकिस्तान एक नया राज्य बना और भारत और पाकिस्तान अलग जो दो देश हुए वो आजाद भी हुए। तो उसी को माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। और ये माउंटबेटन योजना जो है ये प्रस्तुत हुई थी 3 जून 1947 को, इसीलिए इसे जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून योजना, ठीक है ना। सवाल ये भी पूछा गया 3 जून योजना क्या थी? तो माउंटबेटन योजना ही 3 जून योजना थी और इसके द्वारा भारत जो राज्य था या देश था वो दो बराबर भागों में डिवाइड हुआ, भारत और पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ, एक नया राज्य बना, और 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा भारत जो है आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। क्लियर? तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, 3 जून 1947। नेक्स्ट अगला सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम के किस क्रांतिकारी को 14 वर्ष की उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई थी? मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले कौन से वो क्रांतिकारी थे? सवाल पूछा जा रहा है। बटुकेश्वर दत्त, खुदीराम बोस, भगत सिंह या सुखदेव। 14 वर्ष, जरा आप सोचिए कि 14 वर्ष में यहां क्या करते हैं बच्चे? तो बच्चे इधर उधर गलियों में घूम रहे हैं, रील बना रहे हैं, फेसबुक अपडेट कर रहे हैं या फिर कंचा खेल रहे हैं। लेकिन उसी 14 वर्ष की अवस्था में देश के लिए एक सपना संजोए, देश की स्वतंत्रता के लिए एक सपना संजोए एक क्रांतिकारी जो है फांसी हो जाती है उसको, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले भारत के वो वीर सपूत कौन थे? 4 ऑप्शन दिया जा रहा है आपके सामने, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, आंसर आना स्टार्ट हो गया। निभा शर्मा बता रही है कि बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बी ऑप्शन बता रहे हैं निशा रानी जी, सी ऑप्शन बता रही हैं, AK-47 भी है क्लास में, तो सीमा गोंड बी ऑप्शन। तो सब बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस वही व्यक्ति थे जब क्लास 8वीं में, मतलब क्लास 8वीं में ये पढ़ रहे थे उस समय, और ये किनके साथ? तो प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ, प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी के साथ जो है किस पर? तो मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था, मुजफ्फरपुर बम कांड, ठीक है, उसमें इन दोनों लोगों का ही हाथ था। और यहां पर कहीं ना कहीं किसके लिए? तो किंग्सफोर्ड के लिए। किसके लिए? किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया और मिस कैनेडी जो है उस जो है बम कांड में मारी गई। तो उसी चक्कर में खुदीराम बोस को क्या हुआ? तो मुजफ्फरपुर कांड पर इनको वही मुजफ्फरपुर की जेल में जो है इनको फांसी हुई 18 वर्ष की उम्र में। तो याद रखना है, मुजफ्फरपुर कांड, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र यानी 14 वर्ष की उम्र में इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है दोस्तों, वर्नाकुलर एक्ट किस विषय से संबंधित है? प्रदर्शन से, प्रेस से, न्यायपालिका से या फिर शिक्षा से? 4 ऑप्शंस, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा।
वर्नाकुलर जो एक्ट था, वर्नाकुलर जो अधिनियम था, कानून था, वो किसके लिए था? 4 ऑप्शंस। कीर्ति केसरी जी बता रही है सी ऑप्शन, न्यायपालिका के लिए था। बहुत बढ़िया आपने बताया है कीर्ति। और भी ऐसे ही सभी स्टूडेंट्स दें आंसर। क्या होगा इसका आंसर? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, बताइए। अजीजा आजमी बता रही है बी ऑप्शन होगा प्रेस। तो बिल्कुल सही, आप लोग पढ़ते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये क्या था? ये भारतीय जो क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले, भारत के क्षेत्रीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं के विरुद्ध था, उन पर प्रतिबंध था। और ये किसने लगाया था दोस्तों? ये कानून आया था 1878, 1878 में। उस समय कौन था? तो लिटन था। ठीक है ना, लिटन ने ये कानून पारित करवाया था कि जो क्षेत्रीय भाषाओं में तमाम उस समय के पत्र पत्रिकाएं थे, समाचार पत्र थे, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध बिल्कुल मुखर होकर के विरोध कर रहे थे, और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, प्रेस पर प्रतिबंध यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, विचार एवं अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध। तो वर्तमान समय भी अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में यह बात लिखी गई है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसी में प्रेस की आजादी का भी जिक्र मिलता है। तो प्रेस पर प्रतिबंध लगाया। साथ ही साथ 1878 में ही यह शस्त्र अधिनियम भी ले आया था। शस्त्र अधिनियम, यह भी पूछा गया है कि शस्त्र अधिनियम जो है कब आया, किसके समय में आया? भारतीय शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत जितने भी भारतीय थे उनको हथियार रखने की आजादी, स्वतंत्रता नहीं थी। बाद में जब लॉर्ड रिपन आते हैं तो उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। किसने समाप्त किया? लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया। और इसीलिए लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी बोला जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता, सवाल पूछा गया दोस्तों, प्रेस का मुक्तिदाता कौन? तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल जो इनके गुरु थे वो कौन थे? आर.एन. टैगोर, विवेकानंद, जी.के. गोखले या ए.ओ. ह्यूम? चलिए, स्वागत है आपका लकी दुबे, निशा, कौशलेंद्र जी। अच्छा, तो बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट तेजी के साथ आंसर बताएंगे सभी साथी। सवाल है आपके सामने, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का मतलब है, जब महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए, और इसी उपलक्ष्य में आप जानते हैं प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना, प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को जब भारत वापस लौटे महात्मा गांधी, तो सबसे पहले जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इन्हें कहा कि ऐसा है कि कोई भी आंदोलन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप जो है इस देश की परिस्थितियों से वाकिफ हो लीजिए और पूरे भारत का पहले भ्रमण करिए, देखिए यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का कल्चर क्या है, और वो प्रमुख मांग क्या है जिन पर जो सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिन पर चोट करने की जरूरत है। ठीक है, वो सब कौन कौन से कानून। तो ये पूरा भारत जो भ्रमण किए वो जी.के. गोखले जी के कहने पर किए महात्मा गांधी, और इन्होंने अपने गुरु, राजनीतिक गुरु के रूप में इनको चुना, जी.के. गोखले। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। आईएनसी के निम्नलिखित सत्रों में से किस सत्र में सबसे पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था? राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम। ठीक है, नेशनल एंथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? किस ईयर में? 1915, 1885, 1911 या फिर 1902? क्या आंसर होगा? निशा पटेल जी गुड मॉर्निंग। चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए, और एक बार सदन को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में, बंधुओं में, जिससे कि सभी साथी जुड़ पाए क्लास में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली बार जो राष्ट्रीय गान क्या है? तो राष्ट्रीय गान है जन गण मन। ठीक है ना, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। तो भारत भाग्य विधाता के नाम से छपा था राष्ट्रीय गान, और उसे राष्ट्रीय गान अपनाया गया बाद में राष्ट्रीय गान के रूप में। लेकिन पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह गीत गाया गया? बताइए। 1911 निभा शर्मा बता रही है, दानिश आलम जी 1885, वेरी गुड। निशा रानी सी ऑप्शन यानी 1911, एंड लकी दुबे कह रही है सी होगा मे बी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1911 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन 1911 में हुआ, और उसी में
किसने? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिन्होंने रचना किया है जनगण मन अधिनायक जय की, यानी राष्ट्रीय गान की। तो उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को गाया था। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सूरसेन इनमें से किस घटना से संबंधित है? चटगांव सत्याग्रह छापा, काकोरी षड्यंत्र, सविनय अवज्ञा आंदोलन या होम रूल आंदोलन। 4 ऑप्शन दिया गया है और सूरसेन पूछ रहा है सूरसेन जी किससे संबंधित हैं? ठीक है, किस जो है इन चारों में से किससे संबंधित हो जाएंगे सूरसेन जी? बताइए, कई बार सवाल पूछा गया है और जल्दी से आंसर बताइए। तुक्का ही लगाइए, नहीं पता तो तुक्का लगाएंगे सभी लोग, लेकिन आंसर लगाएंगे जरूर। ठीक है, सब लोगों को आंसर देना है, बिल्कुल कनेक्ट रहना है क्लास से। अगर आप चाहते हैं कि ये याद हो जाए एक बार में आपको, तो आंसर देना है, चाहे गलत हो या सही हो। बताइए क्या होगा आंसर? तो निशा रानी जी बहुत बढ़िया आंसर लगातार बता रही है, बी ऑप्शन। चलिए, तो निभा शर्मा नो आइडिया बता रही है, सोनी कुमारी जी सी ऑप्शन बता रही है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, वेरी गुड। स्नेहा सिंह डी ऑप्शन बता रही है। केवल 4 आंसर आया है। ठीक है, लकी दुबे ए ऑप्शन, तो बिल्कुल सही है। सूरसेन ने क्या किया था? चटगांव शस्त्रागार पर हमला किया, छापा मारा और वहां पर रखे जितने भी हथियार थे उनको लूट लिया। ये कब की घटना है दोस्तों? तो 1930 की घटना है। 1930 में, अप्रैल 1930 में चटगांव पर हमला किया इन्होंने शस्त्रागार पर और सभी हथियारों को लूट लिया। लेकिन दुर्भाग्य से इसी सवाल पूछा जाता है कि चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान कौन सी क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? तो आप लोग जानते हैं प्रीतिलता वाडेकर जो कि एक क्रांतिकारी महिला थी, वाडेकर, इनकी मृत्यु भी हो गई थी चटगांव शस्त्रागार छापा के दौरान। ठीक है ना, तो सवाल अगर पूछा जाएगा तो प्रीतिलता वाडेकर लगा देना है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल। शेर ए पंजाब के रूप में कौन जाना जाता है? शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी, ये भी पूछा जाता है, या पंजाब केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सैफुद्दीन किचलू या लाला लाजपत राय। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट तेजी के साथ बताएंगे आप लोग आंसर क्या हो जाएगा। शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी के रूप में कौन जाना जाता है? अजीज आदमी बता रही है डी ऑप्शन होगा इसका, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। निभा शर्मा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब, लाला लाजपत राय। यानी कांग्रेस के गरम दल की जब बात आती है, कांग्रेस के गरम दल की, तब 3 नाम सामने आते हैं, लाल, बाल, पाल। ठीक है, लाल, बाल और पाल। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने, जो गरम दल से संबंधित थे, कांग्रेस के गरम दल से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? सैंडर्स के द्वारा लाठी चार्ज किए जाने पर, जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व कर रहे थे कहीं ना कहीं पंजाब वाले बेल्ट से, तब इन पर लाठी चार्ज हुई सैंडर्स के द्वारा और उसी लाठी चार्ज के दौरान ज्यादा घायल होने पर इनकी मृत्यु भी हो गई कुछ समय पश्चात। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है आपको। कंचनजंगा जिसे बोला जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी भारत की कंचनजंगा। नंदा देवी यूके यानी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, हाईएस्ट पीक हो जाएगी। बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की, तो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, विश्व की हाईएस्ट पीक हो जाएगी। और मकालू। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फटाफट बताइए, इनको सेट करना है आपको कैसे? तो घटते क्रम में, यानी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और जो नीचे कोड दिया गया है इसके माध्यम से आपको अपना आंसर भी बताना है कि क्या आंसर इसका होगा। 2143, 3421, 3142 या 2413। तो आप जानते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी अभी मैंने बताया ही, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हो गया। फिर इसके बाद सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा। तो 3 and 1 सबसे पहले किसमें मिल रहा है? तो सी ऑप्शन मिल रहा है, लगा दीजिए तुरंत। ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद कंचनजंगा, फिर मकालू एंड देन फिर नंदा देवी हो जाएगा। और मजे की बात है ये चारों जो चोटियां हैं वो किसका पार्ट है?
वो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है साथियों? ग्रेट हिमालय का पार्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर इज डी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यहां पे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर, नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा 8,598 इंडिया में स्थित है। धौलागिरी 8,172 मीटर, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा एंड गुरला मानधाता, ये प्रमुख चोटियां हैं ग्रेट हिमालय की, ठीक है, घटते क्रम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है? अजंता, सतपुड़ा, सह्याद्री या अरावली? बताइए। अब सह्याद्री है, जैसे सह्याद्री को ही पश्चिमी घाट भी बोला जाता है, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आप जानते हैं पश्चिमी घाट केवल एक राज्य में तो है नहीं, है ना। गुजरात से लेकर के कहां तक? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु तक विस्तृत है, ठीक है। कौन? तो पश्चिमी घाट। अरावली की अगर बात करें, अरावली गुजरात से लेकर के नई दिल्ली तक, गुजरात से लेकर नई दिल्ली तक विस्तृत है, तो ये भी नहीं हो जाएगा। सतपुड़ा की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में विस्तृत है। और अजंता केवल और केवल महाराष्ट्र में स्थित है। तो कौन सी पहाड़ी केवल एक राज्य में हो जाएगी? तो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, अजंता की पहाड़ी केवल महाराष्ट्र में, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी पर्वत पहाड़ियां हैं, जैसे अरावली रेंज है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, राजस्थान में स्थित है, क्लियर। और सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी धूपगढ़, मध्य प्रदेश में। अजंता जो है वो केवल और केवल महाराष्ट्र में स्थित है, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से राज्यों और उनकी सबसे ऊंची चोटियों का कौन सा मिलान सही है? बताइए कौन सा मिलान सही हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थित है दोदा बेट्टा, केरल में अनाईमुड़ी, महाराष्ट्र में कलसूबाई। सबसे ऊंची चोटियों के बारे में बातचीत हो रही है, राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी। दोदा बेट्टा की बात किया जाए तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। केरल अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर? अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुड़ी। और महाराष्ट्र की सर्वाधिक ऊंची चोटी हो जाएगी कलसूबाई। यानी कि इसमें तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मैप के द्वारा आप लोग देख सकते हैं जो मेन पहाड़ियां हैं, ठीक है, उनको आप लोग पश्चिमी घाट की देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी संतोपत ग्लेशियर से उत्पन्न हुई थी या हुई है होना चाहिए? संतोपत ग्लेशियर कहां पर स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में, यूके में। और यहीं से निकलती है दो नदियां, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा एंड विष्णु गंगा, ये दो नदियां यहां से निकलती हैं। हालांकि ये दोनों नदियों में किसी का नाम ऑप्शन में नहीं है। ये दोनों नदियां आपस में कहां पर? तो विष्णु प्रयाग पे एक दूसरे से मिल जाती हैं और एक नई नदी का निर्माण करती हैं जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक है ना। अलकनंदा का निर्माण करती हैं। इसी अलकनंदा किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बद्रीनाथ स्थित है। करेक्ट आंसर इज अलकनंदा। बाद में अलकनंदा से देवप्रयाग में कौन मिलती है? तो भागीरथी मिलती है। और उसके बाद फिर जो एक नदी आगे बढ़ती है उसी का नाम हो जाता है गंगा। याद रखेंगे, गंगा भारत की सबसे लंबी जो है रिवर है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। किस नाम से निकलती है? तो भागीरथी के नाम से निकलती है। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया? स्वराज पार्टी, कई बार सवाल पूछा जाता है स्वराज पार्टी संबंधित। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया? ए ऑप्शन है आपका 18 मई 1947, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 1956, सी ऑप्शन है 15 मार्च 1945 या फिर डी ऑप्शन है 1 जनवरी 1923। तो आप लोग जानते हैं कि जब असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने क्या किया? स्थगित कर दिया। तो उससे बहुत सारे नेता दुखी हो गए क्योंकि वो आंदोलन जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था। और ऐसी स्थिति में अगर किसी आंदोलन को वापस लिया जाए तो निश्चित तौर पर न केवल जनता में हताशा होती है, निराशा होती है, बल्कि जो नेता हैं उनमें भी निराशा होती है। और यही हुआ असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद। तो जो दो नेता थे, प्रमुख नेता, जैसे कि मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास, देशबंधु चितरंजन दास, CR दास, चितरंजन दास। तो चितरंजन दास, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इलाहाबाद में यानी वर्तमान प्रयागराज में क्या किया? तो स्वराज पार्टी की स्थापना करी। और कब किया? तो 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को ये नई पार्टी की स्थापना किया गया जो कि एसोसिएट पार्टी थी कांग्रेस की ही, ठीक है।
एसोसिएट पार्टी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। चार ऑप्शन हैं। 15 मार्च 1958 को, अप्रैल 1930 में, सितंबर 1958 या फिर जून 1928। तो जल्दी से बताइए, सभी साथी बताएंगे तेजी के साथ आंसर इसका क्या होगा। बात हो रही है बारदोली सत्याग्रह की, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका नेतृत्व किया था। और कहीं ना कहीं वल्लभ भाई पटेल को बारदोली यानी गुजरात में ये आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, किसान सत्याग्रह था, जिसका नेतृत्व पटेल के करने के कारण यहां पर महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि भी दी। सरदार की उपाधि कहां पर मिली, सवाल पूछा जाता है, तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो है सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला। तो ये बेसिकली जो बारदोली सत्याग्रह है, इसके पीछे रीजन क्या था, ये बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ? तो किसान, एक तरीके से किसान का ये आंदोलन था दोस्तों। वहां पर बहुत ज्यादा टैक्सेस थे और अकाल, कई क्षेत्रों में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था और कई क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित थे किसान। तो फसल प्रभावित हुई, लेकिन टैक्स में कोई कमी नहीं किया जा रहा था वहां के गवर्नमेंट द्वारा, लोकल गवर्नमेंट द्वारा। तो इसलिए सरदार पटेल ने क्या किया, बारदोली सत्याग्रह किया और कहीं ना कहीं ये सफल हुआ दोस्तों। कब हुआ? तो ये हुआ था जून 1928 में। कब हुआ? जून 1928 में। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। जी हाँ, मोहम्मद जियाउल हक जी, थोड़ा सा आंसर बताइए सभी लोग। निभा शर्मा, संगीता कुमारी, आंसर्स बताते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया? ए ऑप्शन 15 मार्च 1925 को, बी ऑप्शन 8 अगस्त 1947 को, सी ऑप्शन है 30 दिसंबर 1906 को, या फिर डी ऑप्शन है 12 फरवरी 1958 को। तो आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश नीति थी, फूट डालो और राज करो, इनको ये लग गया था कहीं ना कहीं। 1905 में कर्जन ने क्या किया? बंगाल विभाजन किया। बंगाल विभाजन कब किया? 1905 में। किसने किया? तो कर्जन ने किया। और इसका जो उद्देश्य था, वो दरअसल उद्देश्य था कि जो बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में डिवाइड कर देना। पूर्वी बंगाल जो वर्तमान में बांग्लादेश है और पश्चिमी बंगाल जो वर्तमान में इंडिया है। तो पश्चिमी बंगाल हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। इसने तो कहा कि भाई ये प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। ये कहीं ना कहीं एकता को, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का एक साजिश थी। और उस साजिश को कब अंजाम दिया कर्जन ने? 1905 में। इसके तुरंत बाद आप जानते हैं आगा खां, ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में जो है 1906 में, दिसंबर 1906 में क्या किया गया? तो मुस्लिम लीग का गठन किया गया। अब आप देख सकते हैं 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ और उसके तुरंत बाद 3 साल बाद यानी 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा कानून बना दिया गया और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली से जोड़ दिया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली से जोड़ दिया गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो थे वो फूट डालो और राज करो की जो उनकी नीति थी उसमें सफल हुए और लगातार प्रयास किया इस चीज को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? ए ऑप्शन 5 फरवरी 1925 को, बी ऑप्शन है 10 जनवरी 1951 को, सी ऑप्शन है 15 मार्च 1953 या फिर डी ऑप्शन है मई 1939। तो बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया और कब किया? फॉरवर्ड ब्लॉक जो एक स्थापित किया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह स्थापित किया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वराज की प्राप्ति, ठीक है। स्वराज की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य था दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। और कब किया था? तो ये त्रिपुरी संकट के बाद, कांग्रेस का जो त्रिपुरी संकट आप लोग पढ़ते हैं, त्रिपुरी संकट के बाद ही, यानी कि त्रिपुरा में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1939 में और वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसी के तुरंत बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया मई 1939 में। कब किया? मई 1900। यस नीतू, निभा, रूपम कॉर्नर जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जूही खान जी, छोटू कुमार जी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, मई 1939। याद रखिएगा, बहुत बार सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इंडिया क्विट मूवमेंट 18 मई 1947 को, 15 मार्च 1945 को, 8 अगस्त 1942 या फिर डी ऑप्शन 1 जनवरी 1956 में, ठीक है। महात्मा गांधी का ये फाइनल जो आंदोलन था
की स्वतंत्रता दिलाने के लिए, और इसी में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, डू और डाई, यानी करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, इसी भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करवाने के लिए कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित नहीं किया तो वो इस देश की एक मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन जो है खड़ा कर देंगे। ठीक है, ये चेतावनी दिया था महात्मा गांधी ने, किसको? तो कांग्रेस को दिया था। सवाल पूछा गया है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? तो मुंबई के ग्वालिया टैंक से इसकी शुरुआत हुई। कहां से हुई? मुंबई के ग्वालिया टैंक से इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। और कब हुई? 8 अगस्त 1942 को। और इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाता? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन योजना आई कब आई? 1946 में आई, 1946 में। और किसके नेतृत्व में आई? तो सर पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में ये कैबिनेट मिशन भारत आया। और इसका उद्देश्य क्या था कैबिनेट मिशन का? ए ऑप्शन कह रहा है राज्यसभा गठन करना, बी ऑप्शन है लोकसभा गठन करना, सी ऑप्शन है राज्यों का पुनर्गठन करना, या फिर डी ऑप्शन है संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा आंसर? एसबी साहब क्या बता रहे हैं? तो जूही सिन्हा बता रही है अगस्त क्रांति, सानिया कुमारी जी डी ऑप्शन बता रही हैं। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में भारत आया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण। और संविधान कैसे निर्मित होगा? तो संविधान सभा के द्वारा निर्मित होगा। यानी कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही संविधान सभा गठन हुआ था। संविधान सभा गठन किसके द्वारा? सवाल पूछा गया है। संविधान सभा का गठन किसके द्वारा हुआ? तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा ही संविधान सभा का दोस्तों गठन हुआ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल से पूछा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन हैं, पढ़िए और जवाब दीजिए फटाफट तेजी के साथ। सभी साथी, सभी स्टूडेंट्स देंगे जवाब। जूही सिंह बता रही है कि 1946 होगा। निभा शर्मा डी ऑप्शन, सोनी कुमारी डी ऑप्शन, वेरी गुड। सानिया कुमारी जी डी ऑप्शन बता रही हैं। तो सभी मैं देख पा रहा हूं कि आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो सभी महिलाएं बिल्कुल जागरूक हो गई हैं, और भी जागरूक होने की आवश्यकता है दोस्तों। ठीक है, हजारों सालों से जो एक नारियों पर अत्याचार, नो डाउट अत्याचार हुआ है। ठीक है, कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं रही है जहां पर जो पुरुष प्रधान नहीं रही है, और वर्तमान में भी देखें तो समाज पुरुष प्रधान ही है। ठीक है, इस समाज में महिलाओं को उनका अधिकार दिलवाने का काम जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और हम सबको सम्मान करना चाहिए महिलाओं का। और आज जो है महिलाओं का ही दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च। ठीक है, तो उन सभी महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है ये दोस्तों, जो कुछ करना चाहते हैं, जिन्होंने एक सपना देखा है, एक लक्ष्य निर्धारित किया है। तो बस उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आपको आपका लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। तो बताइए क्या आंसर होगा? निभा जी डी ऑप्शन बता रही हैं। देखिए, हमारी जो पृथ्वी, हमारी प्यारी पृथ्वी, ये बहुत सारे जो है काल्पनिक रेखाएं इस पर खींची गई हैं। पृथ्वी पर तो नहीं खींची गई, काल्पनिक रेखाएं। अभी हमारी प्यारी पृथ्वी, अगर अक्षांश रेखा की बात किया जाए, अक्षांश रेखा जो कि पैरेलल लाइंस होती हैं, लैटिट्यूड लाइंस, तो आप देखेंगे ये जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, ये क्या है? इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं साथियों? भूमध्य रेखा बोलते हैं, और यानी इक्वेटर बोलते हैं। और यही जो है भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण वाला दक्षिण गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध में भी एक लाइन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्क रेखा बोला जाता है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। और उत्तरी गोलार्ध में ही एक और रेखा होती है 66.5 डिग्री, जिसे बोलते हैं आर्कटिक सर्किल या आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर्कटिक वृत्त बोला जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है उसे हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल यानी अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है, या दक्षिण ध्रुवीय वृत्त बोला जाता है। अब यहां पर देख लीजिए,
कितना क्या क्या कैसे कैसे है, ठीक है ना, जितनी अक्षांश रेखाएं, और यहीं पर ऑप्शन दिया है कि कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, बिल्कुल सही है। उत्तर ध्रुवीय वृत्त 23.5 डिग्री 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, बिल्कुल सही है। लेकिन दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त जो है 90 डिग्री दे दिया, जो कि गलत हो गया, और यही ऑप्शन आपका सही। 90 डिग्री नहीं होगा, बल्कि अभी आपने देखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं या फिर दक्षिण ध्रुवीय वृत्त बोला जाता है। क्लियर? संदीप के राज जी, हर हर महादेव। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? कोयला भंडार, कोल रिजर्व में सबसे ज्यादा समृद्ध स्थल कौन सा है स्थान? ब्रह्मपुत्र घाटी, दामोदर घाटी, गोदावरी घाटी या फिर महानदी घाटी? बताइए। गुड मॉर्निंग सानिया जी, डी ऑप्शन बता रही हैं सानिया जी। क्या होगा? तो कोल रिजर्व के लिए जाना जाने वाली घाटी जो है कौन सी है? जल्दी से बताइए आंसर। तो आप जानते हैं कि दामोदर नदी को भारत का रुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रुर कहा जाता है दोस्तों। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुर जो है RHUR, रुर जो है एक नदी है जर्मनी की नदी है दोस्तों, जहां पर कोल रिजर्व बहुत ज्यादा है। कोयला भंडार के दृष्टिकोण से ये नदी काफी फेमस है। अब यहां पर देखिए, तो भारत का रुर किसे कहा जाता है दोस्तों? दामोदर नदी को। और जो दामोदर नदी घाटी है वो भी भारत में कोल रिजर्व के लिए जानी जाती है। जैसे कि अगर बात करें झरिया कोयला क्षेत्र, ठीक है, कहां पर है? झारखंड में, ये इसी नदी घाटी में है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र, तो वो इसी नदी घाटी में स्थित है, इसलिए इसे भारत का रुर बोला जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि दामोदर नदी की बात करें तो दामोदर नदी कहां से निकलती है दोस्तों? हजारीबाग के पठार से। कहां से? हजारीबाग का पठार, मैप में देख सकते हैं, हजारीबाग के पठार से निकलती है। इस पर एक बांध स्थित है टेनू घाट, फिर आगे बढ़ती है तो इस पर एक और बांध स्थित है पांचेत बांध, फिर आगे बढ़ते हुए जाकर के हुगली नदी में गिर जाती है। और हुगली कहां से निकली है? तो गंगा नदी से हुगली का निर्माण हुआ दोस्तों। गंगा नदी से हुगली नदी बहती है और हुगली नदी में ही दामोदर नदी जाकर के मिल जाती है। दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था पहले, सॉरो ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था इसे, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दामोदर रिवर वैली। और यही जो रिवर घाटी है, यही जो नदी घाटी है, ये भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार जो है अपने में समेटे हुए। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? पहला कथन कह रहा है असम बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अब जो असम स्टेट है, क्या वो बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है? जब आप मैप देखोगे इंडिया का तो यस, बिल्कुल करता है। बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बताइए सही है या गलत? तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि मेघालय बांग्लादेश और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो नहीं, क्योंकि मेघालय की अगर बात करेंगे तो मेघालय केवल एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के साथ शेयर करता है और वो भी बांग्लादेश के साथ, ना कि भूटान के साथ। तो ये कथन चूंकि गलत हो गया और सही विकल्प का चयन करना है तो 1 और 2 सही है, यानी कि कहीं ना कहीं जो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन कैसे सही होगा ये आप मैप के थ्रू देख सकते हो। देखिए ये है मेघालय, ठीक है ना, मेघालय इधर बांग्लादेश से पूरा, तो मेघालय केवल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ना कि भूटान के साथ। और असम अगर देखेंगे तो असम जो है भूटान भी है और इधर बांग्लादेश भी है। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल इधर नेपाल के साथ और इधर भूटान के साथ, इधर पूरा भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है ना। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है? जल्दी से बताइए सभी लोग, और सबको ये पता है, मुझे पता है कि ये आपको पता है। जल्दी से बताइए आंसर, क्या आंसर होगा? और जितने भी साथियों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर देंगे। डेली ये क्लास होती है दोस्तों 9:30 बजे, 9:30 सुबह के 9:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। और इसी के आधे घंटे बाद यानी 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है लगातार, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जुड़े रहेंगे। अभी तुरंत बाद इस क्लास के बाद जो है मैथ की क्लास स्टार्ट होगी। तो यहां पर बात हो रही है दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु यस केप कमोरिन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन बिल्कुल सही। देख सकते हैं भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु वो केप कमोरिन स्थित है, या अगर शहर दिया जाए तो कन्याकुमारी लगाना है। क्या लगाना है? शहर दिया जाए तो कन्याकुमारी लगाना है। और अगर मुख्य भूमि ना पूछे, संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु पूछे, तब आप लगाएंगे इंदिरा पॉइंट। क्या लगाएंगे? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? आप जानते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है। मैग्नेटाइट खनिज जो है ये कहां पर पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है? ए ऑप्शन है जमुई, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है केवल ए तथा बी, और डी ऑप्शन है बिहार में नहीं पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि बिहार में मैग्नेटाइट कहां पर पाया जाता है, किस जिले में मैग्नेटाइट देखने को मिलता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नेटाइट की बात हो रही है तो मैग्नेटाइट आपका जमुई में और गया में भी देखने को मिलता है, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि मैग्नेटाइट किन क्षेत्रों में या किन जिलों में पाया जाता है बिहार में, तो जमुई में भी और गया में भी, यानी सी विल बी द राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? यानी अगर हम दिशा देखें कि किस दिशा की ओर भारत जो है, भारत में बिहार राज्य स्थित है, तो यह ऑप्शन पूछा भी गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, या फिर उत्तर पूर्व की ओर, भारत के किस दिशा में बिहार राज्य जो है वो स्थित है? बताइए फटाफट तेजी के साथ। लकी दुबे जी क्या बता रही हैं? सोनी कुमारी जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राधे राधे। प्रशांत चौधरी जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। फटाफट तेजी के साथ बताएंगे। आज हम कुछ बिहार स्पेशल यानी बिहार ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, और जिसमें से दूसरा सवाल आज का है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। निभा शर्मा डी ऑप्शन बता रही हैं, सीमा गोंड जी भी, प्रशांत जी उत्तर पूर्व बता रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिहार अगर देखें तो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक है ना, उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी जो चोटी है वो कौन सी है? खड़गपुर पहाड़ी, जेठियान पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी, या फिर सोमेश्वर पहाड़ी? तो चलिए बताइए तेजी के साथ क्या होगा इसका आंसर। बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है आपसे, कौन सी है? बहुत ही आसान सवाल है और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर करना है आप लोगों को। क्या हो जाएगा आंसर? 4 ऑप्शन हैं। बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी पूछा जा रहा है, सर्वोच्च चोटी पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा? चलिए बताइए फटाफट तेजी के साथ आंसर करिए। तो अगर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी क्या जो है कौन सी है, तो वैसे बहुत सारे आपको स्रोतों में देखने को मिलेगा। जेठियान की पहाड़ी जो कि महात्मा बुद्ध से संबंधित है, यहां पर बौद्ध मठ भी है, बौद्ध मंदिर भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें कि ऊंचाई के दृष्टिकोण से कौन सी ऊंची सबसे ऊंची चोटी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर की पहाड़ी। और एक बार जरा मुझे बताइए कि सोमेश्वर की पहाड़ी कहां पर स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी जो है किस जिले में है, कौन बताएगा? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, बिहार का कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है? अब आप जानते हैं, देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि गंगा नदी सर्वाधिक जो लंबाई है गंगा नदी की बिहार में वो किस जिले में है। एक तो ये सवाल पूछा जाता है कि किस जिले में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है? बिहार में लंबाई जो है वो सबसे ज्यादा है, यानी सर्वाधिक है। यह सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या लगाएंगे? तो आप लगाएंगे पटना जिला। क्या लगाएंगे? पटना जिला। और पटना में 99 किलोमीटर, गंगा की लंबाई कितनी है? 99 किलोमीटर है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। लेकिन आपसे सवाल पूछ रहा है कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो लकी दुबे बता रही है वेस्ट चंपारण, ठीक है ना। पटना सीमा गोंड बता रही है, गया बता रही है पिंटू कुमार जी, निभा शर्मा। 4 ऑप्शन है, गया, मुंगेर, भागलपुर या फिर पटना। तो आप लोग जानते हैं कि चाहे मुंगेर हो, भागलपुर हो या पटना हो, ये सभी जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। किसके? गंगा रिवर के तट पर। तो गंगा नदी के तट पर जो नहीं है वो है गया। क्या है? गया जो है गंगा नदी के तट पर नहीं होगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देख लेते हैं कि गंगा नदी से पूछा जाता है जो सवाल कि कौन कौन से प्रमुख शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर है, उसको थोड़ा सा एक नजर देख लेंगे। अगर बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की, तो ऋषिकेश, हरिद्वार,
ठीक है ना। ये दो आपसे पूछा जाता है, दो जिले जो है कि किसके किनारे, तो उत्तराखंड के किनारे हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो फर्रुखाबाद, कन्नौज, बिठूर, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद यानी वर्तमान में प्रयागराज जो है, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में के जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। और अगर बिहार की बात करें तो बक्सर जिला है, बलिया उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, हालांकि बलिया क्या हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा। पटना है गंगा नदी किनारे, बरौनी, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर और साहिबगंज जो है वो झारखंड का है। तो ये प्रमुख जिले हैं जो बिहार में गंगा नदी के तट पर हैं। इसमें कहीं भी आपको गया नहीं देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, गया बिल्कुल सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। जैसे अगर सवाल यह भी पूछा जाता है कि जो भारत है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है। अब आप जानते हैं भारत का, उस दिन मैंने बताया था आपको पहली क्लास में कि भारत का अगर क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा तो भारत का क्षेत्रफल कितना होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हो जाएगा भारत का क्षेत्रफल। और अगर विश्व के मामले में देखें, प्रतिशतता में देखें, तो विश्व में भारत की जो भूमि है वो कितना है, 2.4% है। तो सवाल यह है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना परसेंट है। जी हां, सवाल क्या कह रहा है, बिहार के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। जी हां, ऑप्शन है 5.28, 3.80%, 2.86% या फिर 4.02%। और आंसर देखिए बता दिया है मोनिका मिश्रा जी ने, प्रशांत चौधरी जी ने, प्रमोद निराला जी ने बताया सी ऑप्शन, पिंटू कुमार जी बता रहे हैं ए ऑप्शन इसका होगा। देखिए ए नहीं होगा बल्कि 2.86%, कितना, 2.86%। अगर भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तो आप लगाएंगे क्या, तो राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जो राज्य है वो है राजस्थान। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है कि गंगा नदी के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और यह भी बिहार के पर्सपेक्टिव में है, बिहार ज्योग्राफी से दोस्तों, बिहार स्पेशल से सवाल है कि गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है। यानी अगर ये गंगा नदी बह रही है तो कौन सी नदी है जो दक्षिण से गंगा में नहीं मिलती बल्कि उत्तर से मिलती है। तो जल्दी से बताइए, आसान सवाल है। पुनपुन है, बागमती है, फल्गु है, पैमार है, ठीक है। तो अगर बात करें हम कि भाई पुनपुन है, फल्गु है या पैमार है, तो ये जो नदियां हैं ये दक्षिण की तरफ से, दक्षिण की ओर बहते हुए गंगा मिलती हैं, यानी उत्तर वाहिनी नदी हो जाएंगी। और बागमती की बात करें तो बागमती उत्तर की ओर, यानी दक्षिण वाहिनी नदी है, उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। और इस फिगर के द्वारा आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। मेजर रिवर्स इन बिहार में अगर देखें तो ये है गंगा नदी, ठीक है ना, ये गंगा नदी हो जाएगी। और बागमती की रही बात तो भैया बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक है जो कि उत्तर से आकर के दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर आकर के गंगा में मिलती है। बाकी है सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, ठीक है ना, ये सभी, अजय नदी है, ये सभी नदियां जो है वो दक्षिण की ओर से जाकर के, दक्षिण की ओर से जाकर के गंगा की सहायक होती हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए बागमती बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। देखिए जब आपके सिलेबस में सीधे सीधे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपके सिलेबस में सीधे सीधे मेंशन्ड है, यहां से सवाल पूछे ही जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अगर हम विभाजित करें तो 3 पार्ट में विभाजित होता है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो प्रथम चरण की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, यानी कांग्रेस की स्थापना से हो गई थी एक तरीके से देखा जाए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए ऑप्शन है 8 नवंबर 1927, बी ऑप्शन है 6 अप्रैल 1930, सी ऑप्शन है 28 दिसंबर 1985 या फिर डी ऑप्शन है 1 जनवरी 1923। तो चलिए बताइए। जी हां, एक सिविल सर्वेंट थे, ब्रिटिश सरकार के एक सिविल सर्वेंट जिनका नाम है एओ ह्यूम। क्या नाम है, एओ ह्यूम। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया था, फाउंडर थे ये, क्या थे, ये फाउंडर थे कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। और इन्होंने जो स्थापना किया था वैसे तो 1884 में ही कर दिया था, लेकिन इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था। जब इसका प्रथम अधिवेशन होता है, प्रथम अधिवेशन कहां पर होता है,
तो प्रथम अधिवेशन होता है भैया बंबई में। कहां पर? बंबई में होता है। और कब होता है? तो बंबई में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885, जब दादा भाई नौरोजी के कहने पर, किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर इस संगठन का नाम क्या रखा गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 दिसंबर 1985। और इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था भैया? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब ने। किसने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब ने इसकी अध्यक्षता करी थी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से सी ऑप्शन आपका सही है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है? 4 ऑप्शन है, फटाफट तेजी के साथ बताइए। मोतीलाल नेहरू, ए.ओ. ह्यूम, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चित्तरंजन दास? प्रमोद निराला जी, प्रशांत चौधरी, जूही सिन्हा, लकी दुबे, शोभा केवात, निभा शर्मा, सीमा गोंड, रोशन राणा जी। क्या बता रहे हैं सभी लोग? जल्दी से बताइए। सोनी कुमारी बी ऑप्शन बता रही हैं। और मैं चाहता हूं जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, तो एक बार सबको बता देना है कि क्लास की शुरुआत, प्रधान शिक्षक के क्लास की शुरुआत हो जाती है आपके 9:30 बजे से। 9:30 बजे से, जिसमें 2 सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। किसके द्वारा? तो मेरे द्वारा, केपी सर के द्वारा। सबको बता दीजिएगा कि केपी सर शुरुआत कर चुके हैं क्लास की। ठीक है ना, शुरुआत कर चुके हैं क्लास की प्रधान शिक्षक की। तो 9:30 बजे जुड़ जाना है सबको, बिल्कुल इसी चैनल पर, यानी बिहार.24/7 पर। चलिए, लोगों के मित्र बता रहे हैं, शिमला के संग बता रहे हैं। तो सभी आप सही आंसर क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम। अभी मैंने बताया आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब इसका पहला अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता किसने किया? पहले तो ये डिसाइड हुआ कि भाई पहला अधिवेशन होगा पुणे में, ठीक है, लेकिन प्लेग फैल गया था। ठीक, प्लेग फैल जाने के कारण वहां पर यह अधिवेशन ना हुआ और बल्कि उसके स्थान पर बंबई में अधिवेशन को शिफ्ट किया गया। और बंबई में जो पहला अधिवेशन हुआ उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी। क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके अध्यक्ष बने थे। चल, क्लियर है यहां तक? नीरज कुमार शर्मा जी, आपका नाम नहीं ले रहा हूं। नहीं, आपका भी नाम लूंगा भाई, दिखेगा तो बिल्कुल आपका नाम लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और क्यों हुआ? यह भी इंपॉर्टेंट है कि क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तो आप लोग जानते हैं 1919 में, 1919 में एक कानून आया था, एक एक्ट, एक अधिनियम आया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। और इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया बिना अपील, ठीक है, बिना दलील और बिना वकील का कानून। मतलब कि एक ऐसा कानून जो सिर्फ शक के आधार पर, किसी पर भी शक हो तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लो, कोई भी वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी। तो ये जो इसे काला कानून कह के बोला गया, क्या बोला गया? इसे काला कानून कहा गया। और इसका जबरदस्त विरोध हुआ। और इसी विरोध के क्रम में वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुछ साथी इकट्ठा हुए सत्यपाल और किचलू के जो है समर्थन में, ठीक है। तो उनके जो है समर्थन में जो भीड़ एक इकट्ठा हुई थी, मेला भी वहां पर था दोस्तों। तो क्या हुआ कि जनरल डायर ने सभी निहत्थे लोगों पर जबरदस्त एकदम जो है बमबारी कर दी, गोलियों की बौछार कर दी। और इसमें बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, सब लोग, हजारों लोग मारे गए। तो ये घटना जो है, ये घटना कब हुई थी? नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि अगर ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार, सवाल पूछा जाता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कमेटी का भी गठन किया गया था जिसका नाम था हंटर कमीशन। क्या था? हंटर कमीशन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी एक समिति का गठन किया था, किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। मदन मोहन मालवीय साहब की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो मदन मोहन मालवीय समिति। क्लियर? ये भी याद रखेंगे आप लोग। डी ऑप्शन, कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मणिपुर आप जानते हैं कि 7 सिस्टर्स, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की,
उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में से एक है, 7 राज्यों का समूह है, उनमें से एक है मणिपुर। तो मणिपुर की सीमाएं जो है, राज्य की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा से, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय से, नागालैंड, असम और मिजोरम से, या फिर नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा से। क्या हो जाएगा आंसर? सभी लोग बताएंगे। मोहम्मद अमीर जी, स्वागत है आपका। चलिए एक बार सेशन को करेंगे शेयर अपने सभी ग्रुप्स वगैरह में, जिससे कि सभी साथी जुड़ पाए। बिहार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए एक क्लास है, आज दूसरी क्लास है ये, ठीक है। तो चलिए बताइए फटाफट तेजी के साथ क्या होगा आंसर। मिस्टर रोहित जी गुड मॉर्निंग, अजीजा आजमी, सांभवी राठौर गुड मॉर्निंग। अजीजा ने बताया सी ऑप्शन होगा इसका, नागालैंड, असम और मिजोरम। देखिए मणिपुर जो है, यदि मैं बात करूं कि भारत के, कल हमने देखा था कि भारत के साथ जो है अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा अगर देखें तो उनमें से एक देश है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। म्यांमार के साथ 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं भारतीय राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। तो मणिपुर कहीं ना कहीं, नागालैंड इसके उत्तर में, दक्षिण में मिजोरम, तो 2 राज्य तो ऐसे हो गए, नागालैंड और मिजोरम। एक जो अन्य राज्य होगा वो होगा असम। असम मिजोरम और नागालैंड के साथ बॉर्डर बनाती है, जो है मणिपुर राज्य बॉर्डर बनाता है। मणिपुर में ही जो पटकाई बुम की रेंज है, पहाड़ी है, उसे लुसाई हिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, लुसाई हिल्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। और यही मणिपुर में ही पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील स्थित है। क्या स्थित है? लोकटक झील स्थित है यहीं पर। और इसी लोकटक झील पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। जिसका क्या नाम है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ क्या है? सवाल पूछा गया है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और इसी केबुल लामजाओ में रहता है, जो पाया जाता है, हिरन की एक प्रजाति है संगाई। संगाई क्या है? हिरन की प्रजाति, से डांसिंग डियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाचने वाला हिरन। नाचने वाला हिरन भी बोला जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। इसको आप मैप में भी देख सकते हो, पूर्वोत्तर भारत का ये मैप है, आप देख सकते हैं। मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। उत्तर में आप देखेंगे नागालैंड, फिर पश्चिम में देखेंगे उत्तर पश्चिम, और पश्चिम में पूरा जो है ये असम के साथ बॉर्डर बना रहा है, और दक्षिण में ये है मिजोरम, ठीक है। तो मिजोरम के साथ बॉर्डर शेयर करता है, त्रिपुरा के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, ना ही म्यांमार के साथ, सॉरी मेघालय के साथ। ध्यान रखिएगा, म्यांमार से जो लगने वाले 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताइए फटाफट। दर्रों के बारे में सवाल है दोस्तों, दर्रों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा दर्रा राज्य से अपने सुमेलित नहीं है? जैसे ए ऑप्शन है लिपुलेख उत्तराखंड, बी ऑप्शन है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, और डी ऑप्शन है पालघाट केरल। अब देखिए दर्रे क्या होते हैं, पासेस जो है वो क्या होते हैं? पासेस दरअसल दोस्तों, जो पास होता है वो पहाड़ियों के बीच में स्थित एक गैप है, ठीक है। और बेसिकली ये रास्ता होता है पहाड़ी के एक छोर से दूसरे छोर को जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, वो रास्ता है, सड़क है एक तरीके से। तो लिपुलेख दर्रा अगर उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं जो आपको याद करने हैं, जैसे कि माना पास है, नीति पास और लिपुलेख, ठीक है। तो 3 दर्रे हो गए आपके यहां पर उत्तराखंड में। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो बोमडीला, यांग्याप, ये दर्रे आपको मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश में। नाथुला जो दर्रा है वो सिक्किम का है, सिक्किम स्टेट का दर्रा है नाथुला, ठीक है। और सिक्किम में एक और दर्रा पाया जाता है जिसका नाम है जेलिपला, याद रखेंगे। पालघाट, रोहतांग की बात करते हैं तो रोहतांग हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, बिल्कुल सही बात है। और हिमाचल प्रदेश में अन्य दर्रे हैं, जैसे बारालाचाला दर्रा, बारालाचाला याद करना है आपको, बारालाचाला दर्रा। साथ ही साथ एक और दर्रा है सिक्कीला दर्रा, सिक्कीला। इसी सिक्कीले दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है
और पाल घाट जो गैप है ये केरल प्लस तमिलनाडु में है, केरल और तमिलनाडु के बीच है। तो करेक्ट आंसर जो इसमें सुमेलित नहीं है वो है नाथुला, अरुणाचल प्रदेश में ना होकर के सिक्किम में होगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। समझ में आया, बी ऑप्शन आपका सही हो। हाँ यस, दीफू भी यहीं पर है, बोमडिला, यांगयाप, दीफू दर्रा, दीफू भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कल हमने देखा था कि भारत का उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, दक्षिणी बिंदु हमने देखा था मुख्य भूमि का। ठीक है, देखिए अगर भारत के मुख्य भूमि की बात किया जाए तो सबसे उत्तर में यहां पर स्थित है इंदिरा कौल। क्या है, इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है दोस्तों भारत की, सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो यहां पर ये जो अंतरीप है इसे केप कमोरिन बोला जाता है, कमोरिन अंतरीप, केप कमोरिन या कमोरिन अंतरीप। ठीक है, और इसी के थोड़ा सा बगल में आप देखेंगे तो कन्याकुमारी स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। केप कमोरिन क्या हो जाएगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा। और सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा किबिथु, किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु की बात करते हैं तो ये गुजरात में स्थित है, गुहार मोती। क्या है, गुहार मोती है। तो इस तरीके से भारत की जो मुख्य भूमि है उसके चारों आप उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे मुख्य भूमि ना पूछे और तब पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो आप जानते हैं यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसी पर स्थित है सबसे दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार में, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्योंकि आइलैंड पर है इसलिए भारत की मुख्य भूमि नहीं हुई है, आइलैंड हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, केप कमोरिन होगा। अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु, तो क्या आंसर होगा, केप कमोरिन, केप कमोरिन, ना कि इंदिरा पॉइंट। केप कमोरिन पर ही स्थित है कन्याकुमारी, याद रखेंगे, कन्याकुमारी दे दे या केप कमोरिन दे दे। कमोरिन एक अंतरीप है जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इसको आप मैप के थ्रू भी देख सकते हो। जब एकदम दक्षिण में जाएंगे तो दरअसल जो केप होते हैं ना, केप यानी अंतरीप, वो सागर में मुख्य भूमि का उथला हुआ पार्ट, मतलब कि ऐसा छिछला पार्ट होता है, तो ये केप है। जो निकला हुआ, नुकीला भाग ऐसा स्थलखंड का जो सागर की ओर उभरा हुआ हो, निकला हुआ हो, उसे हम केप बोलते हैं। तो भारत का जो केप है उसे कमोरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केप कमोरिन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संतोपथ ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है। भागीरथी, काली, अलकनंदा या कोसी। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी फटाफट तेजी के साथ बताना है आंसर। देखिए जब गंगा रिवर सिस्टम आप लोग पढ़ेंगे, पूरा गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे, आप जानते हैं कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बताइए जरा कमेंट करिए। भारत की लॉन्गेस्ट जो रिवर है, सबसे लंबी नदी है, उसका नाम है गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना, 2525 किलोमीटर। ये भारत के माफ कीजिएगा 5 राज्यों से होकर के बहती है। सबसे पहले तो उत्तराखंड हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रवेश करती यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, बिहार और झारखंड के बीच बॉर्डर बनाती, फिर उसके बाद ये पहुंचती है वेस्ट बंगाल। तो ये 5 स्टेट हैं भारत के जहां से नदी ट्रेवल करती है, और सबसे ज्यादा इसकी लंबाई जो है वो उत्तर प्रदेश में है। बिहार में किस जिले में सबसे ज्यादा इसकी लंबाई है, तो आप कहेंगे पटना में। पटना जिले में सबसे ज्यादा लंबाई है अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें बिहार के। तो सतोपथ ग्लेशियर से उत्पन्न होने वाली नदी कौन सी है, भागीरथी, काली, अलकनंदा या कोसी। करेक्ट आंसर इज अलकनंदा। क्या होगा, अलकनंदा। सतोपथ पर्वत या जो हिमनद है वो उत्तराखंड में स्थित है, और वहां से 2 नदियां निकलती हैं। 2 नदियां कौन कौन सी, इस तरीके से आप देख सकते हो इस फिगर में कि यहाँ पर सतोपथ पर्वत है, सतोपथ ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर से धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों आपस में निकलती हैं और विष्णु प्रयाग में आपस में मिल जाती हैं, तब निर्माण होता है अलकनंदा का। किसका निर्माण होता है, अलकनंदा का। और इसी अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। आगे चल करके देखते हैं तो देवप्रयाग में भागीरथी जो कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी जो है आकर के अलकनंदा में मिल जाती है देवप्रयाग में, फिर उसके बाद गंगा की उत्पत्ति होती है। तो यहां से गंगा की उत्पत्ति हो गई दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खादर शब्द का अर्थ क्या होता है। खादर शब्द,
जब आप देखेंगे मिट्टी को, भारतीय मिट्टी को या मृदा समूह को, तो सवाल पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी सॉइल है, मिट्टी है जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर भारतीय पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी है। तो उसका एक आंसर होगा और वो है एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा। क्या होगा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का निर्माण जो है वो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से, सेडिमेंट्स। अब आप जानते हैं जब नदी निकलती है, खासतौर पर हिमालय नदियां जब निकलती हैं तो बहुत सारे रीजन्स का निर्माण करती हैं, ठीक है, और उन्हीं सारे रीजन्स में एक शब्द मिलता है हमें, खादर। खादर दरअसल जलोढ़ मृदा के दो पार्ट होते हैं, एलुवियल सॉइल के दो प्रकार की होती है। एक तो होती है नवीन जलोढ़ मृदा, न्यू एलुवियल सॉइल, एक होती है पुरानी जलोढ़ मृदा, ओल्ड एलुवियल सॉइल। नई जलोढ़ मृदा को ही खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मृदा को ही भांगर बोलते हैं, ठीक है। ये ज्यादा उपजाऊ होती है, ये कम उपजाऊ होती है। तो जो नदी के पास वाला बेल्ट होता है उसे हम खादर, और जो नदी के ऊंचाई पर बेल्ट होता है या दूर बेल्ट होता है उसे हम भांगर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर इज नई जलोढ़ मृदा। खादर जो है वो नई जलोढ़ मृदा होती है। इस फिगर के द्वारा आप देख सकते हो कि जब किसी भी पहाड़ी को काट करके नदी देखिए निकल रही है, ठीक है। और एक चीज जान लीजिएगा, हिमालय नदियां वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। आप देख सकते हो वी आकार की घाटी का सवाल पूछा गया। जब नदी निकलेगी तो बहुत बड़े बड़े पत्थर अपने साथ ले आती है, ठीक है, पहाड़ों को काट करके। तो एक रीजन में इन पत्थरों को इकट्ठा कर देती है और यहाँ पे नदी विलुप्त हो जाती है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे नदी नहीं दिख रही इस रीजन में। तो इसे बोलते हैं भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं? इसे भाबर प्रदेश बोला जाता है। वापस जहां नदियां अपना जो नदी है अपना स्थायी रूप ले लेती है तो दिखाई पड़ने लगती है पूर्ण रूप से, तो उसे हम तराई रीजन बोलते हैं। ये जो रीजन है ये क्या है? ये तराई क्षेत्र है। और उसके बाद इसी में नदी जब गंगा मैदान में प्रवेश करती है, मैदान में, तो जो नदी के पास वाला बेल्ट है इसे खादर, और जो नदी से दूर वाला बेल्ट है इसे भांगर बोला जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो खादर क्या है और भांगर क्या है। करेक्ट अनु कुमारी? बताइए, आर्यन कुमार जी क्या बता रहे हैं? बी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादर। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? अब इसमें ज्योग्राफी के साथ साथ आपको रीजनिंग भी देखना है, जियो प्लस रीजनिंग का क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक तरीके से इसमें तार्किक क्षमता भी आपकी देखी जाएगी, लेकिन पहले नॉलेज, और किसका नॉलेज? भूगोल का नॉलेज। पहले आपको भूगोल का नॉलेज होना चाहिए कि भाई नदियां हैं तो नदियों के बारे में पता होना चाहिए, फिर उसके बाद रीजनिंग लगाना है आपको। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की बात हो रही है, देखिए प्रायद्वीपीय, सबसे पहले आप जान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत क्या है, ठीक है। पहले आप इसे जान लीजिए। प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर बोलते हैं ऐसे रीजन को, जो ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है। जब हमारे प्यारे भारत को आप देखेंगे तो ये वाला जो बेल्ट है गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, कहां तक? पश्चिम बंगाल तक, ये तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसके ऊपर फिर आप स्थल देखते हैं, क्या देखते हैं? सागर तो है नहीं, है ना, तो तटीय सीमा तो नहीं बनती। तो इतने वाले इस पार्ट को, इस पूरे पार्ट को जो है क्या बोला जाता है? इस पूरे पार्ट को बोला जाता है इंडियन पेनिनसुलर, यानी भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है। अब सवाल ये पूछ रहा था आपसे कि भारतीय प्रायद्वीप की नदियों में से कौन सा शेष तीन रूप से भिन्न है, ठीक है। तो नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा है तो नर्मदा जो है कहां से निकलती है? पहले देखिए, रीजनिंग लगाइए इसमें। अब अगर नर्मदा है तो निकलती तो है अमरकंटक से, अमरकंटक की चोटी से निकलती है, लेकिन ये निकास इसका कहां पर है? माउथ कहां पर है? तो ये खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात। गल्फ ऑफ खंभात दोस्तों ये किस सागर का पार्ट है? अरब सागर का। किसका? अरब सागर का। यानी कहीं ना कहीं आप देखेंगे मैप में तो ये अरब सागर है, ये क्या है? अरेबियन सी है, अरब सी है। इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो अरब सागर से संबंधित हो जाएगी जो है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है ना। और यहां पर आप देखेंगे कावेरी को, तो कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कहां से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, और जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। करेक्ट। कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर कहां पर है? महाराष्ट्र में, और जाकर गिरती है कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट, गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी या त्रयंबक की पहाड़ी,
त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबक, और जाके गिरती कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में। यानी इन तीनों नदियों में एक संबंध है, इन तीनों नदियों का जो निकास है वो बे ऑफ बंगाल है, लेकिन नर्मदा का जो निकास है वो अरब सागर है, यानी गल्फ ऑफ खंबात है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि नर्मदा जो है वो शेष तीन से भिन्न है। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट। किसी क्वेश्चन में अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप में से कोई भी ना, ऋतिक माफिया जी, तो अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी। अनु कुमारी आर्यन है, अजीजा हैं, ऋतिक हैं। तो चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ ये दो समाचार पत्र हैं, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चंस हैं। न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र जो है किसके द्वारा शुरू किए गए थे? मदन मोहन मालवीय साहब, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय। बताइए। सबसे पहला आंसर आ चुका है अजीजा आजमी के थ्रू। वेरी गुड अजीजा। तो इन्होंने बता दिया है कि भैया सी ऑप्शन होगा, तो आप लोग बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो मदन मोहन मालवीय, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट। देखिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों समाचार पत्र जो है वो किसके, इसके संपादन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। एनी बेसेंट को आप देखोगे तो 1916 में होम रूल लीग आंदोलन, किससे संबंधित है ये? होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि भारत के, अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ये एनी बेसेंट ही हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयरिश महिला एनी बेसेंट। ठीक है, ये आयरिश थी। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाया इन्होंने। मेजर जो है इनका जो है रोल रहा है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट। याद रखेंगे न्यू इंडिया और यंग इंडिया में काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो यंग इंडिया जो है समाचार पत्र, ये प्रस्तुत किया गया था, संपादित किया गया था महात्मा गांधी द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, अंतर साफ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। क्या है ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म? इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करें, आर्थिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो आर्थिक राष्ट्रवाद ये है कि पूरी तरीके से जितने भी उद्योग हैं, उत्पादन के साधन हैं, उन पर जो है सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, निजी क्षेत्र का नहीं, स्वतंत्रता उनकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक तरीके से आप अगर क्रक्स देखेंगे आर्थिक राष्ट्रवाद का, तो उसका मतलब यही है कि जो उत्पादन के साधन हैं, उद्योग हैं, उन सभी पर प्रमुख रूप से जो है वो गवर्नमेंट का, यानी सार्वजनिक जो है उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए। आर्थिक राष्ट्रवाद ये कहता है। तो भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद दरअसल एक सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त ने एक पुस्तक की रचना करी, ठीक है, कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने बताया, आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना इन्होंने प्रस्तुत करी, और साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिश नीतियां हैं, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां हैं, वो भारत को खोखला कर रही हैं। ठीक है, हालांकि ये जो है अंग्रेजों के ही एक तरीके से गुलाम ही थे भाई, सर्वेंट थे, सिविल सर्वेंट थे, बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति थे। जब इनकी एक बुक आई और उसमें आर्थिक नीतियों की इन्होंने आलोचना करी, इन्होंने बताया किस प्रकार से लोगों का रोजगार छीना जा रहा है, हथकरघा उद्योग एकदम खत्म हो गया, कुटीर उद्योग एकदम खत्म हो गया भारत से। जितने भी उद्योगकर्ता थे या छोटे मोटे काम करने वाले थे, वो मजबूर हो गए किसानी, खेती किसानी करने में। और खेती किसानी में आप जानते हैं, मॉनसून अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लोग भूखों मर रहे थे। और जो किसानों पर इतना ज्यादा करों का इन्होंने बम्बार्डिंग कर रखा था, इतना ज्यादा टैक्स कि कोई खेती किसानी करना भी नहीं चाहता था, कि अपना खून पसीना जो है लगा करके सींचे फसलों को और फसल आकर के काट के ले जाए अंग्रेज। ठीक है, इन सभी नीतियों को सबसे पहले उजागर किया था रोमेश चंद्र दत्त ने, इसलिए इन्हें भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद का जो है पथ प्रदर्शक माना जाता है, जनक माना जाता है। ठीक है, सोनी ठाकुर नहीं, मेरा नाम है कौशलेंद्र प्रताप सिंह, और ये आपकी जो क्लास चल रही है, ये ज्योग्राफी एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट की चल रही है। ठीक है,
मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981 में, 1986, 95 या सन 2000 में? एक घटना आप लोगों को याद होगी, एक घटना क्या है? भोपाल गैस त्रासदी। शायद आप लोग नहीं भूल पाए होंगे भोपाल गैस त्रासदी। और अभी एक उस पर वेब सीरीज भी बनी थी जिसका नाम है, एक वेब सीरीज बनी थी उस पर दोस्तों, रेलवे मैन के नाम से। काफी चर्चा थी और बहुत बड़ी त्रासदी थी, हजारों लोग मारे गए थे इसमें, ठीक है। और कौन सी गैस की लीक की वजह से? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये गैस थी जो कि जानलेवा साबित हुई भोपाल के लोगों के लिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यूनियन कार्बाइड कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक हुई और उससे हजारों लोग मारे गए, ठीक है। तो ये जो है उसी के बाद पर्यावरण को लेकर के संसद में तमाम हंगामा हुआ, पूरे देश में हंगामा हुआ, तो ये कानून पारित किया गया पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और कब आया? तो 1986 में आया, 1986 में आया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।